नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। यह देश है हमारा, सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। राहत इंदौरी साहब का यह शेर आज इसलिए आपको सुनाना जरूरी है क्योंकि कुंभ के नाम पर एकता वाली राजनीति के बाद अब इफ्तार वाला सियासी दौर शुरू हो गया है। आलमगीर राहुल जेब के लिए अर्ज है, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। कुंभ से निकले एकता वाले संदेश की अब बंगाल में एंट्री हो चुकी है, जिसकी गवाही ये पोस्टर दे रहे हैं। इस पर लिखा है, हिंदू हिंदू भाई भाई, 2026 में बीजेपी चाहिए। हालांकि इस पोस्टर से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है, लेकिन रामनवमी के नाम पर भी बड़ा संदेश देने का प्रयास हो रहा है। इस बार हिंदू ये त्योहार बहुत बढ़िया से मनाएगा। ध्वज लेकर और जय श्री राम की नारा लेकर और अपने तिलक लगा के। इसी बीच कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण वाला बिल विधानसभा में पास करवा लिया। इस पर भी सियासी तापमान हाई है। ये जो डिसीजन कर्नाटक के सरकार ने लिया है, यह तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है। पिछड़े वर्ग के हमारे बंधु हैं, ओबीसी वर्ग है, उनके अधिकारों में सेंधमारी हुई है। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे में इफ्तार वाली सियासत का दौर फिर से शुरू हो गया है। क्या ममता बनर्जी, क्या सोनिया गांधी, क्या अखिलेश यादव, विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं की इफ्तारी वाली तस्वीरें आने लगी हैं और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। আমি যখন কাশী বিশ্বনাথে যাই এই কোশ্চেনটা করেন না, আমি যখন খ্রিস্টান নাইট সাপার যাই তখন তো কোশ্চেন করেন না, আমি যখন দুর্গাপূজা করি তখন তো কোশ্চেন করেন না। মুসলিম ভোট ব্যাংক को every time before election she went there to consolidate the vote bank for a particular community. उधर संभल से लेकर नागपुर तक एक बड़ा पैटर्न दिख रहा है, जहां मुगलों और आक्रांताओं के महिमा मंडन पर सियासी संग्राम छिड़ा है। गुलामी की निशानियां कोई संजो के नहीं रखता है। शांतिपूर्ण ढंग से गुलामी की सारी निशानियां मिटनी चाहिए। देश के आदर्श औरंगजेब नहीं। आप अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कुछ माहौल बनाओगे तो एक न एक दिन वो विस्फोटक बनेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के तमाम दांव पेच पर बीजेपी का एकता वाला मंत्र भारी पड़ रहा है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका आज के इस बड़े ब्रॉडकास्ट के अंदर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए आज के हमारे युवा मित्रों का। लेकिन कौन कौन मेहमान है? गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मौलाना अंसार रजा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। स्वामी दीपांकर, आपका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आपका अभिनंदन है, सपा के प्रवक्ता है। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। फैज खान साहब, आपका अभिनंदन है। तमाम मेहमानों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा क्या है, आइए बता देते हैं आपको। कुंभ से बंगाल तक बीजेपी का एकता मंत्र हिट है, बड़ा पॉइंट। संभल से नागपुर तक कौन सा नैरेटिव बनाने की कोशिश है? हार पर हार की हताशा से विपक्ष फिर वोट बैंक साधने में जुट गया है। और कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण क्या तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है? इकोनॉमिक जिहाद है जो बीजेपी कह रही है। और मुगलों का महिमा मंडन सोचा समझा पैटर्न है। तो ये आज के बहस के एजेंडे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं, बहस का एजेंडा आप
मेरे 6 मेहमानों को समझ में आ गया है? अगर आ गया तो थम्स अप करिए। चलिए, थैंक यू। और इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। शुरुआत में 50-50 सेकंड सबको मैं दूंगा और इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं। गौरव भाटिया, आपका खेल क्या है और उसी खेल का आप तमाशा बनाना चाहते हैं और आपके नेता, सांसद, प्रवक्ता राहुल गांधी को एक नाम से बुला रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह जान लेना होगा, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और योगी जी ने कहा अगर बटोगे तो कटोगे। काटने वाले वो हैं, वो चाहते हैं हिंदू बटे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे, औरंगजेब को महान बोलोगे तो चीर देंगे। यह है भारत की जनता और यह है भारत की भावना। जी, दूसरी बड़ी बात, जी, राहुल गांधी 52-53 साल के अपरिपक्व पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, जिनका उपनाम अगर हटा दो तो कोई उनको चपरासी की नौकरी ना दे, ये बात जान लो। और आज कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं है यहां पे, एक वजह है, क्योंकि जब बात हिंदुओं की करनी पड़ेगी तो कांग्रेसी नहीं आएगा, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं वो एक मुस्लिम पार्टी है। आप मुझे अमीश जी बताइए, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, संविधान का थोड़ा सा मैं ज्ञान रखता हूं। संविधान में लिखा है धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते जी। तो ये कर्नाटका में जो 4% का आरक्षण दिया जा रहा है, ये संवैधानिक कैसे है? राहुल गांधी जेब में संविधान रखते हैं लेकिन पढ़ते इटालियन संविधान है, खाते हक्का नूडल है, और इसीलिए इनको कोई नष्ट करेगा तो भारत की जनता करेगी। अभी 99 पे आए हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा ये रॉकेट लॉन्च नहीं होने वाला, ये अंडा ही लाएगा जैसे दिल्ली में लाया। ओके, विवेक श्रीवास्तव, ये तो अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये इकोनॉमिक जिहाद है? ये 50 सेकंड रेटोरिक पे बात नहीं करेंगे हम लोग, हम फैक्ट के विषय पे बात करेंगे और इसी विषय पे मैं बात करूंगा। पहली चीज, मुसलमान इस देश में कौन है? ये कहते हैं साहब मुगल है, मंगोल है, अफगान है, नहीं, यही का है, यही का डीएनए, यही का दलित है। जो प्रताड़ित था वो कन्वर्ट हुआ, उसको रिलीफ मिली, उसने इस्लाम अपनाया, आज उसको मदद की जरूरत है। इस्लाम ने उसको आजादी जरूर दी, जब उसको लगा कि पहली बार मैं बादशाह के साथ बैठ करके शायद ईश्वर की आराधना कर सकता हूं, यह आजादी दी उसको। लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस उन दलितों का जो मुसलमान बने नहीं बदला। मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की गई, लेकिन आज तो क्या कर्नाटक इसलिए ये आरक्षण दिया गया है, सही है ये? बिल्कुल, आपको कोई ना कोई मेजर उठाना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार ऐसा दे दे किसी स्टेट के अंदर तो आप एग्रीड है? किसको? हिंदुओं को। 90% तो हिंदू ही हो, 90%। 1947 में अमीश भाई, 1947 में इस देश में 90% हिंदू थे। हिंदू स्कूल टीचर ने हिंदू शिक्षकों को चीट किया, हिंदू मंत्री, हिंदू आईएएस, हिंदू आईपीएस, हिंदू टिकट कलेक्टर, हिंदू क्लर्क, सभी तो हिंदू हो। किससे आरक्षण चाहिए आपको? जब आप में स्वयं में स्वामी दीपांकर, सभी तो ओके, स्वामी दीपांकर, सभी तो हिंदू है। 50 सेकंड आपके। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी विडंबना सामने बैठे दर्शकों के लिए भी नहीं हो सकती और मेरे लिए तो है ही नहीं। मैं हैरत में पड़ता हूं भाई साहब कि कितने गर्व से, कितने कॉन्फिडेंस से, कितने ताकत से आप देखिए कि 90% भी कहा और पलीता भी लगा दिया। इससे ज्यादा खूबसूरती कहां लाइएगा? नहीं मिलती भाई साहब। मैं हैरत में हूं कि हम 90% हैं और हमारा डीसीपी कुल्हाड़ी से कट रहा है। मैं हैरत में हूं कि हम 90% हैं कि हिंदुओं का घर चुन चुन कर उनमें आग लगाई जा रही है। महिलाओं के, मैं शर्म आती है मुझे बोलते हुए। महिला के लिए आईपीएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर महिला ही है जी। मुझे शर्म इस बात से, मैं दुखी इस बात से हूं कि आज 2025 और आप पुलिस के साए में होली मना रहे हैं, 2047 में मिलिट्री के साए में बनाएंगे। मैं हैरत में हूं क्योंकि हम 90% हैं। नहीं, मेरा काउंटर सवाल है, आपके हिंदुओं को भड़काने के प्रयास कर रहे हैं, काउंटर सवाल है मेरा। अच्छा सोचिए, एक पूछो ना, बच्चे बैठे हैं, भाइयों पुलिस के अंडर होली मनाई है? पुलिस खड़ी थी तब मना पाए होली? पर वैसे होली मनाई है, अच्छी बात, तो सच है बोलो। नहीं विवेक, एक सेकंड, पुलिस नहीं, अभी पुलिस का साया कहां था होली मनाने के लिए? संबल में था, पहला संबल, इनकी बात नहीं। दूसरा झारखंड, और 3-4 नाम ले। क्या मजाक है? ये भी बोल दीजिए, मैं क्यों बोलूं? हिंदू को लूटा है भाई साहब, भ्रष्टाचार इशू है। नहीं भाई साहब, आप कभी नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि हिंदू को हिंदू ने लूटा। मैं हमेशा कहूंगा कि हिंदू को दोगले हिंदुओं ने धोखा दिया जो विपक्ष में बैठकर भी हिंदुओं को बदनाम करते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा।
मैं कभी नहीं कहूंगा अमीश। कह रहे हैं जयचंद उस दौर में भी थे, जयचंद इस दौर में भी है। तो भाई साहब ज्यादा बुरा जाने के पीछे नहीं, अंबिक और पोरस में बटे तो कटे। आज भी आप देखिए कि इस देश में गुरु तेग बहादुर के साथ अत्याचार करने वाले का महिमा मंडन करने वाले आपके सामने खड़े हैं। आज भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जिसने संभाजी महाराज का जीभ काट लिया, अंग अंग काटा, उसके साथ में खड़े होने वाले अभी आपकी डिबेट में आपके सामने होंगे, जनता देखेगी। अभी भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड ये बिल्कुल आप गलत करते हैं। ओके, मतलब कोई, मैं समझ रहा हूं कि 46 लाख हिंदुओं को मारकर गाजी की उपाधि लेने वाला व्यक्ति कैसे आलमगीर हो सकता है? हाउ कैन बी पॉसिबल? और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग यह खड़ा होकर के चिढ़ा रहा है कि हमारे लिए औरंगजेब आलमगीर है। अगर ऐसा आलमगीर है तो फिर प्यार क्या होगा? अगर तलवार हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है, आपको रोकना पड़ेगा। औरंगजेब 46 लाख का फिगर किस किताब से लाए हैं? आपको लगता है छावा फिल्म जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए? बिल्कुल जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल, छावा फिल्म। और गौरव भाटी एक छावा फिल्म जिम्मेदार है, ये बार बार पॉइंट आ रहा है। छावा फिल्म ना होती तो नागपुर हिंसा ना होती, छावा फिल्म ना होती तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अबू आसिम आजमी को औरंगजेब की तारीफ ना करनी पड़ती। ये सब विचार आ रहे हैं। अमीश भाई आपने सुना नहीं, ध्यान दीजिए। 46 लाख नहीं मारे थे औरंगजेब ने, अरे 45 लाख मारे थे तो क्या हुआ? 46 लाख नहीं मारे थे, अरे एक भी मारा था तो बहुत ज्यादा मारा था, क्योंकि बीच में ना बोले। कितने मारे थे? कितने मारे? एक सेकंड कितने मारे थे? 40 लाख नहीं मारे। कितने मारे? मैं बोल देता हूं कितने मारे? यहाँ पे हाथ खड़ा करिए जो जानना चाहते हैं। यहाँ पे मैं जवाब दे रहा हूं। पहली चीज, हिस्टोरिकली इनकरेक्ट, ना कोई किताब है, ना कोई सोर्स है, बस यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज्ञान पे बोले जा रहे हैं। 40 लाख, 45 लाख, 46 कितने मारे आप बताइए? औरंगजेब और महाराज शिवाजी की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी नहीं, फिर ये राजा की लड़ाई थी। अच्छा चलिए, अब मैं बात कितने मारे आपने नहीं बताया, क्योंकि अगर नंबर बताएंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। कोई शर्मिंदा नहीं, बड़ी लाइव डिबेट के अंदर शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस देश का मुसलमान औरंगजेब के साथ नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक इट ऑन रिकॉर्ड, इस देश का मुसलमान औरंगजेब के साथ नहीं है। ओके, गौरव भाटिया बात पूरी होने दीजिए। देखिए, यही शर्मिंदा होने के लिए बताना जरूरी था कि 46 लाख नहीं मारे गए। मैं कहता हूं अगर 10 भी धर्म के आधार पे मारे गए तो बहुत ज्यादा थे, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा सहिष्णु है। और छाती ठोक के कहता हूं, गर्व है इस बात पे कि हमने कभी किसी को मारा नहीं है। हम इसलिए आगे बढ़े हैं क्योंकि ताकत हम में है। 67 करोड़ हिंदू कुंभ में डुबकी लगाते हैं और दर्द होता है, इनको कहते हैं मृत्यु कुंभ है, फालतू कुंभ है। दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं, ये सबसे बड़ी है, आप ध्यान से सुनिएगा, बीच में ना बोले प्लीज। नागपुर में अफवाह फैलाई गई कि एक चादर जो औरंगजेब क्रूर शासक जिसको जूते की नोक पे रखते हैं, उसमें आयत लिखी थी कुरान की और उसको जलाया गया, जो कि अफवाह थी। अगर आयत लिखने पे और वो चादर जलाने पे दंगे हो जाते हैं, आप मुझे बताइए, सिखों के लिए और हमारे लिए, गुरु तेग बहादुर जी, शिवाजी महाराज जी, संभाजी महाराज जी भगवान समान है, उनका जो सर था धड़ से अलग कर दिया और हम लोगों को बताते हैं जिसने किया है वो महान शासक है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर औरंगजेब को महान बताओगे तो चीर देंगे, और भारत में इसकी कोई जगह नहीं है, ये बात जान लो। और अंत करूंगा एक बात कह के अंत करूंगा। अमेरिका में चला है ट्रेंड मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यहां पे कुछ सपोले हैं भारत का दूध पीते हैं, औरंगजेब को बड़ा बताते हैं, कहते हैं मेक औरंगजेब ग्रेट अगेन। और इनको बताइए अनुराग भदौरिया, आपकी सेकुलर सियासत ने अबू आसिम आजमी को मजबूर किया कि वो औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोले, वो औरंगजेब को महान बोले। विपक्ष के कुछ नेता हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में जीडीपी बहुत अच्छी थी, 1.25 मन जनेऊ वो जलाता था, जीडीपी बहुत अच्छी थी। एक बात बताइए, इस देश के मुसलमानों को फॉर ग्रांटेड ले रखा है क्या आप लोगों ने? देखिए, सवाल है कि हमारे बीच में अभी एक साहब ने कहा, एक होते हैं दोगले हिंदू। कम से कम हाथ जोड़ के निवेदन है, हिंदुओं को दोगला मत बोलिए। बहुत अच्छी बात आप करते हैं, हिंदुओं को दोगला बोलना बंद कर दीजिए। मैं अपनी बात कर लें, उन्हें नाम किसी का ले लिया, अरे उनकी बारी है, दोगला बोलना हिंदू को बंद कीजिए। आप नफरत की राजनीति में इतना खो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता चलता कि अपनों को ही गाली दे गए आप। कम से कम इतना तो मत बोलिए। दूसरी बात,
मैं औरंगजेब पे जवाब दे रहा हूं। अरे औरंगजेब पे जवाब दे रहा हूं। औरंगजेब को इस देश में कोई महान नहीं बताता, कोई महान नहीं बताता। आज औरंगजेब की महिमा मंडल कोई कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लगातार औरंगजेब पे नाम पे बात कर रही है। वो क्यों भाई ऐसे आदमी की बात कर रही है? आप कहते हो आपके संगठन के लोग कहते हैं कब्र खोद देंगे। मैंने कहा कब्र खोद दीजिए। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगाई बेरोजगारी खत्म होती है तो आज खोद दीजिए, हिम्मत है तो। मैं कहता हूं अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से देश विकास के रास्ते पे जाता है, खोद दीजिए। विराम दीजिए, फुल स्टॉप लगाइए। ओके अंसार भाई, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, सेकुलर सियासत का गम है जो छुपा रहे हो? वो आपकी मोहब्बत है, ठीक है ना, वो आपका लगाव है। आपके लफ्जों में बहुत कुछ छुपा होता है। पूरी दुनिया आपको जानती है कि आप जब किसी पर कुठाराघात करते हैं तो मोहब्बत से मुस्कुरा के करते हैं, जिसको कातिलाना मुस्कुराहट कहते हैं ना, वो करते हैं आप। एक शेर पढ़ता हूं पहले। आज आपकी ऑडियंस आज बहुत खूबसूरत है, बहुत एकदम जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं। उसूल तुमने बनाए तुम अपने पास रखो, यहां जमीर को बेचो बधाई ले जाओ। ये हो रहा है आज। आपने शुरुआत की डॉक्टर संबित पात्रा के स्टेटमेंट से। मैं समझता हूं बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है विश्व की, वहां इज्जत भी की जाती है लोगों की। मैंने देखा है मोदी साहब को लोगों का कैसे एहतराम करते हैं। पॉलिटिकल डिबेट अपनी जगह है, लेकिन मैं मोदी साहब से आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को औरंगजेब का नाम लेकर के जोड़ा है, मोदी साहब को चाहिए कि राहुल संबित पात्रा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनको संसद से जब तक निकाल के बाहर रखा जाए, जब तक ये इस तरह के जुमलों पे माफी ना मांगे। ये देश संविधान से चलेगा, जुमलों से नहीं चलेगा, लफाजी से नहीं चलेगा। अब आ जाइए आप 2-3 चीजों पर। पंडित जी ने 2-3 चीजें हमारे दीपांकर महाराज, स्वामी दीपांकर जी ने 2-3 चीजों का जिक्र किया है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे अनुराग भदौरिया ने भी बहुत जिक्र किया। सर वहीं आ रहा हूं मैं ऐसे आऊंगा ना, थोड़ा घूम के आएंगे उधर, पाकिस्तान के रूट से होते हुए इधर आ जाएंगे। पाकिस्तान का अब देखा मेरे भाइयों, सवाल तो ये है, आपके बगल वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम भी लेंगे तो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तान बोले भी नहीं है। अंसार भाई, ये भाजपा और सपा के बीच में फंसा करके आपने जो हमारे साथ जुल्म किया है ना, ये ठीक नहीं है। लेफ्ट की तरफ आ जाइए। सर लेफ्ट का कुछ बचा ही नहीं है। एक सेकंड सर लेफ्ट का कुछ बचा ही नहीं है, वहां जाके करेंगे क्या? लेफ्ट इज नॉट लेफ्ट। महाराज जी ने जो बात कही कि यहां अत्याचार हो रहा, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, महाराज जी अगर अत्याचार हमारे हिंदू भाई पर हो रहा है तो गलत हो रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी विश्व गुरु होने का ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिए और ये कहना बंद कर दीजिए कि हिंदुओं की सरकार है। अगर हिंदुओं की सरकार है तो हिंदुओं के कत्लेआम क्यों हो रहे हैं? ठीक है अंसार, मेरा सवाल नहीं। जी यार ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। अभी तो हमने 12-13 चीजें लिखी रखी हैं, एक ही 2 बोली है अभी तो, ठीक है ना। अरे जब आएंगे तब सर देखिए। लेकिन आपने बोला आपको संबित पात्रा के पॉइंट से प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है जी, सख्त एतराज है। नहीं तो बीजेपी कह रही है कि इकोनॉमिक जिहाद हुआ है। कहां? कर्नाटक के अंदर 4% का आरक्षण दिया है जी। मतलब अगर सोनिया गांधी इफ्तार पार्टी में चली जाएं तो ये सेकुलर खतरे में आ गया और मोदी जी दुबई से अवार्ड लेकर के आ जाए मुसलमानों से, तो ये जिहाद नहीं। एक मिनट सर, तो ये जिहाद नहीं कहलाएगा? मतलब मुसलमानों के बीच में जाना सोनिया गांधी के लिए गुनाह है, मोदी के लिए जाना गुनाह नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सियासी पार्टी भाइयों, इफ्तार पार्टियां करवाना बंद कर दो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी इफ्तार पार्टी। इफ्तार करवाने का मतलब रोजगार के लिए है। अब अखिलेश यादव को हम इफ्तार कराएं, सवाब क्या मिलेगा? सोनिया गांधी को इफ्तार कराएं, हमें सवाब क्या मिलेगा? रेखा गुप्ता को हम इफ्तार कराएं, भाटिया जी को कराएं, क्या सवाब मिलेगा? रोजा कराएं। एक मिनट सर, बढ़ती है सर, मोहब्बत बढ़ती है तो इफ्तार के बाद बुलाइए ना, ईद मिलन कीजिए ना, ईद मिलन कीजिए, होली मिलन कीजिए, सर होली मिलन कीजिए, ईद मिलन कीजिए, सब कुछ कीजिए। इफ्तार के नाम पे तमाशा मत कीजिए, इफ्तार के नाम पे तमाशा मत कीजिए, बहुत हो गया। बीजेपी को बोलिए ना, तमाशा हम सबके लिए कह रहे हैं भाई, बीजेपी को बोलिए, मुसलमानों को
को गड्ढे में डाल दिया नहीं लोगों ने, क्या होता है? बुला करके। हमारे मुसलमान दोस्त हमको बुला रहे हैं तो हम ना जाएं। एक सेकंड विवेक, आपका क्या काम, आपने इफ्तार पार्टी करी है क्या? हाँ, क्यों नहीं? अरे कोई बुलाएगा तो जाएंगे। ठीक है, इफ्तार पार्टी का मतलब बताइए क्या है? ओके, फैज खान क्या है इफ्तार पार्टी, बताइए मुझे। फैज खान, अब आप इफ्तार पार्टी है क्या? शांत, फैज खान अब एक इफ्तार पार्टी है क्या? ओके, एक प्रश्न ये आया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों ने चालू की थी, बेशक चालू की थी। 1857 को सब मिलकर साथ लड़े थे, बिल्कुल लड़े थे। वीर सावरकर जी ने भी सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जब सब मिलकर लड़े तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कहां से आई? उस शख्स का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, 1932 में, जिसने कम्युनल अवार्ड लाया और दलितों के लिए अलग व्यवस्था बनाई और मुसलमानों के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई कि मुसलमानों का अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1947 में देश का विभाजन हो गया। वो 1857 में सब मिलकर लड़ रहे हैं, 1932 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन लाया जाता है और 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। मैं उसे रैमजे मैकडोनाल्ड 1 कहूंगा और अब मैं कहूंगा रैमजे मैकडोनाल्ड 2। रैमजे मैकडोनाल्ड 2 का नाम है सिद्धारमैया। यार बात हो रही है, रैमजे मैकडोनाल्ड 2 है। आप 1857 में मैकडोनाल्ड 2 सिद्धारमैया। अरे कहां खिला रहे हो? मैकडोनाल्ड 2 क्या खिला रहे हो सिद्धारमैया? फिर से 4% आरक्षण दिया है। 2047 में हम भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। अब ये 2047 में फिर से एक विभाजन करना चाहते हैं सिद्धारमैया की सरकार। और राहुल गांधी ने भी जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है और कसाब को बिरयानी खिलाई और अफजल गुरु को बेचारा कहा है, तो औरंगजेब का समर्थन करने वाले को राहुल जेब की उपाधि दी जाएगी। औरंगजेब का जो बोला वो जायज है। औरंगजेब का जो समर्थन करेगा, जिसने हिंदुओं की हत्या की, उसे राहुल जेब कहा जाएगा, उसमें गलत क्या? राहुल जेब, एक सेकंड विवेक, एक सेकंड। राहुल जेब कहना क्या जायज है? 40 सेकंड। देखिए ऐसा है, मैं कहता हूं संबित भाई की तरफ से, अगर राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं मौत का सौदागर, नेवला, बिच्छू, सांप, और ये जो सच्चाई बोल दी तो टच मी नॉट बन गए। मुझे छुओगे तो मुझे दर्द होता है। देश के प्रधानमंत्री के लिए कहोगे तो तुम्हें भी कहा जाएगा। दूसरी बात, औरंगजेब एक क्रूर शासक था और यह बात सत्य है। हम इतिहास नहीं बदल सकते अमीश भाई, लेकिन अब अपने आदर्श चुनेंगे। हमारे आदर्श गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज होंगे, अब्दुल हमीद होंगे। औरंगजेब को तो मैं कहता हूं भारत का जो कुत्ता है वो भी उसकी मजार पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने हिंदुओं को चुन चुन के मारा। हमारे मंदिरों को, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, कृष्ण मथुरा जन्मभूमि, वहां सब तोड़े। हम क्यों उसको मानेंगे शासक? हम नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसे व्यक्ति को। जान लीजिए बात। वो जस्टिफाई कर रहे हैं संबित पात्रा को और बीजेपी के कमेंट को। नहीं, खैर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे क्या? जी देखिए, ये इनकी खूबसूरती है कि अपने आदमी को कैसे बचाया जाता है। हर आदमी अपने अपने आदमी को। औरंगजेब को कैसे, अब आप बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। औरंगजेब को कैसे बचाया जाता है? उन्होंने औरंगजेब को नहीं बचाया, उन्होंने एक बार भी औरंगजेब को नहीं बचाया करने वालों का। एक सेकंड, बिल्कुल औरंगजेब का समर्थन बिल्कुल नहीं करा उन्होंने समर्थन। राहुल जेब कहा क्योंकि राहुल ने औरंगजेब का समर्थन किया, ये भी समर्थन करेंगे। ठीक है, चलिए सुन लीजिए औरंगजेब के बारे में अपने विचार के पहले जनता के सामने दे दीजिए औरंगजेब। एक सेकंड, ठीक है, बिल्कुल। देश की जनता से अब शांत रहिए, शांत रहिए। मेरे समय तो शांत नहीं थे वो, मेरा बिल्कुल शांत थे उन्होंने। ये ऐसे मेरे डिबेट में ऐसे मत करिए प्लीज। अरे उन्होंने चालू किया, फिर ऐसे नहीं होता सर। वो शांत हो गए, अब आप शांत रहिए। मेरा तो पूरा बिगाड़ दिया ना, तब शांत हुए। क्या बिगाड़ दिया? ओके अंसार भाई रुकिए, अंसार भाई रुक के जाइए। नहीं, मैं यही बोलूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। आपने औरंगजेब पे पूछा इनके विचार, इनको विचार रखने का हक है। ओके, औरंगजेब पे आपने पूछा क्या? आप रुकिए और जवाब दीजिए। हमारा औरंगजेब पर विचार यह है, जो हमारे मुल्क के लोगों का विचार है वो हमारा विचार है, जो हमारे देश का विचार है, जो हमारे भारत का विचार है, जो हमारे संविधान का विचार है, जो हमारे कानून का विचार है, वो हमारा विचार है। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे देश का 25 करोड़ मुसलमान ना कभी मुगलों के साथ था, ना है, ना रहेगा। बहुत बड़ी बात है जी। ना हमारा बाबर से कोई लेना देना,
ना अकबर से कोई लेना देना, ना हुमायूं से कोई लेना देना, ना औरंगजेब से कोई लेना देना। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का संविधान हमारी जान है, बात खत्म हो गई। सेकुलर पार्टियां विवेक, देखिए सेकुलर पार्टियों को अपनी रोजी रोटी चलानी है वो चलाएं, लेकिन बाबर के नाम पे मुसलमानों का बिल्ला फाड़ा। अंसार भाई, इतिहास तो इतिहास है, इतिहास है, वो होगा कभी यार, अब नया इतिहास लिखा जाएगा। ये सेकुलर पार्टियां नाराज हैं, आप इतिहास हमें नाराजी, देखिए सेकुलर पार्टी नाराज हो जाएं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। जी जी जी, हम किसी, देखिए ना हमको विधानसभा का टिकट चाहिए, ना हमें राज्यसभा में जाना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, हम दलाली करने जाते नहीं, किसी से 1 रुपया लेते नहीं तो डरे क्यों? जो मुगल राजा, जो इतिहास है, आपका इतिहास भाई नहीं, देखिए थोड़ी वो मुझे नहीं पता, पूरी डिबेट तो वहीं से शुरू हुई ना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस बयान ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई होनी चाहिए उसमें। मैंने इतनी बड़ी बात कह दिया महेश जी, इतनी बड़ी बात कह दी, इससे बड़ा नहीं कह सकता मैं जी, मेरी हैसियत जितनी उतना मैंने कह दिया। जी जी बिल्कुल, आप इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया, देखिए आज की चर्चा में जो कहा हम लोग ज्यादातर सहमत नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि बहुत नुकसान मुल्क का किया है इस अबू आजमी के बयान ने। और मैं आपसे बता रहा हूं, अबू आजमी की इतनी हैसियत नहीं है कि अखिलेश यादव के इशारे के बिना ये बयान दे दे। अखिलेश यादव ने ये बयान दिलवाया है अबू आजमी से, क्योंकि जब अबू आजमी ने अभी तक माफी नहीं मांगी, अखिलेश यादव ने कहा ये उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और मौलाना साहब, मैं एक बात जरूर आपसे कहूंगा, आप शेर अर्ज कर रहे थे तो एक मैं भी शेर अर्ज करना चाहता हूं। अरे वाह, उनके लिए करना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए जान दी है। और यह बात सच है कि जब मुगलों की चली तलवार तो कुछ लोगों ने ऊंची कर ली अपनी सलवार, लेकिन हम उनके लिए जीते हैं जिन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी 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 जी, कोई हमारी हस्ती मिटा सके ये दम नहीं है किसी ने। स्वामी दीपांकर, देन आई विल गेट अनुराग उदरिया। स्वामी दीपांकर, आपको वापसी एक बार मैं नागपुर ले जाना चाहता हूं। उन बहन बेटियों के लिए जो पुलिस की वर्दी पहने थी, उनके लिए कुछ 2 शब्द हैं आपके लिए? आपके पास हैं? आपके पास उन बहन बेटियों के लिए शब्द हैं जो बांग्लादेश में हैवानियत की शिकार हो गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने हिंदू लोगों की गाड़ियां चुनी, हिंदू लोगों की मोटरसाइकिल चुनी, उनमें आग लगाई? जो कुंभ से बंगाल तक मैं ये कह रहा हूं, मंत्र तो दिया जा रहा है ना, आपकी यात्रा भी एकता का मंत्र दे रही है, आप कह रहे हैं ना। मैं ठीक है, मैं अपनी यात्रा कर रहा हूं, सरकार किसकी है? मैं अपनी यात्रा कर रहा हूं और मैं अपनी यात्रा करूंगा। तो बांग्लादेश में चलेंगे यात्रा? मैं बांग्लादेश की सीमा बॉर्डर पर कर आया हूं। मैं बांग्लादेश भी जाना पड़ा, मैं बांग्लादेश भी जाना पड़ा तो जाऊंगा। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं भाई साहब, मैं बांग्लादेश में जाकर लड़ लूं, जो घर के भीतर गद्दार बैठे हैं पहले उनको तो लड़ लूं। ये तो भाजपा से बात कीजिए ना, सरकार उनकी है, पूरे देश में राज उनका है, आप यहाँ रॉनर हो रहे हैं यार। मुझे रोचक इस बात का है, मुझे सरकार विपक्ष की है, मुझे ये परेशान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। मुझे रोचक, मैं एक बात अमित मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोले ना, उत्तर प्रदेश में मुझे बोलने दीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दंगे सरकार में हो रहे हैं और सरकार सवाल मुझसे पूछ रही है। ये मुझे रोचक इस बात का लग रहा है, कमाल की बात कर रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं, बोलना है बोलिए और तेज बोलिए। इन बहन बेटियों को, तो बहन बेटियों को सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी बहन बेटी? मणिपुर चलता रहा, किसकी सरकार थी मणिपुर में? शांत होइए आप, बताइए आप, उनका बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन था वो? बीएचयू में बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन था वो? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। 30 सनातनियों की मौत हो गई कुंभ में, कौन है जिम्मेदार? 18 लोगों की मौत हो गई रेलवे स्टेशन पे, कौन है जिम्मेदार? मैं ये भाई जितने भी बैठे हैं या जितने भाई बंधु बैठे हैं, सबके घर में मां बहन बेटी है। क्या पुणे की मां बहन बेटी या नागपुर की मां बहन बेटी आप लोगों की नहीं है? बिल्कुल है। और एक बात रोशन, चिल्ला करके बोल रहे हैं, और कल तो मैं श्रीवास्तव जी को सुना भी बोलते हुए कि गलती वहां पर हिंदुओं की है। मुझे दुख है इस बात का। नहीं, तो कहा जा रहा है कि छावा फिल्म ना होती तो ये सब होता। आप देखिए छावा फिल्म। मैं छावा फिल्म देख कर आया हूं। क्यों देख कर आया? आप भी नफरत के भागीदार हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। उनके कहने मैं हिस्टोरिकली इनकरेक्ट फिल्म है। मैं मात्र इतना कहना, शांत रहिए, मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि आपकी ओछी राजनीति कल इन मां बहन बेटियों के साथ खड़ी होगी। क्या आप विश्व हिंदू परिषद से प्रश्न पूछेंगे? मैं 50 प्रश्न पूछूंगा। विश्व हिंदू परिषद मेरा, मैं विश्व हिंदू परिषद का उत्तर
इलेक्शन हुआ, मुझे इस बात का उत्तर दो कि लड़ाई में आप सिर्फ मुसलमानों पे उंगली उठाते हैं। मुझे इस बात का उत्तर चाहिए कि लड़ाई में हिंदुओं के घर को टारगेट क्यों किया गया। पॉइंट है इस बात के अंदर, लेकिन एक नागपुर की नागपुर में बोला, नागपुर में सिर्फ हिंदुओं जिस वर्दीधारी महिला की वर्दी उतारने की कोशिश की गई, बिल्कुल सरकार वर्दी उतारने की कोशिश की गई। बांग्लादेश में, बोलिए आप अपनी बात। बांग्लादेश में नरसंहार हुआ तो बांग्लादेश वालों के साथ खड़े हो गए। कौन हो गया? अच्छा बता, इनसे पूछ लो कौन खड़ा हुआ, बच्चों बताना जरा कौन खड़ा हुआ, खड़ा हो गया, कहने की बात है। चलिए ऑडियंस से सवाल ले लेता हूं, ऑडियंस से सवाल ले लेता हूं। सर हम नहीं जानते हिस्ट्री क्या है, बट सर इस माहौल में हमारा फ्यूचर क्या होगा, जो हम इस माहौल में पढ़ रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होगा इसमें? ओके, फ्यूचर क्या होगा, ये स्वामी दीपांकर का सवाल है। गुड़िया, ओके बिल्कुल, पहले स्वामी दीपांकर 20 सेकंड में गुड़िया की बात से सहमत हूं कि जब यहां बिना किसी चर्चा, बिना किसी बात के एक जगह मॉब इकट्ठा होकर सर तन के जुदा के नारे लगाता है, बिटिया का सवाल जायज है कि इनका फ्यूचर क्या है, बिटिया का सवाल जायज है। देखिए, सबसे पहले तो मेरी बहन ने कहा कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो मैं ये बता दूं, ये जो खड़े थे अभी हम लोगों के साथ, ये किसके साथ खड़े हुए हैं? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। मोहित खान जो रेपिस्ट है, बीच में ना बोले अब, और सुनिए इनकी पार्टी की प्रवक्ता ने क्या बोला था, एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, तो इन्होंने नेता को गलत नहीं बोला, इन्होंने कहा वो बच्ची रात में क्या करने गई थी उसके पास। ये आपके साथ खड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा अपनी बहन को, कोई माइका लाल नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कोई माइका लाल नहीं। हमारी बहन की तरफ हाथ उठाए, उस हाथ को कटना होगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और दूसरी बात, एक मिनट, अभी ना बोले प्लीज, अभी जवाब की बात ही नहीं, अभी तो मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, आपका भविष्य क्या होगा आपने कहा, हम सबका भविष्य जुड़ा है भारत के भविष्य से। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और हम जानते हैं मोदी जी है ना, ये जो नौकरी है इस पे पहला हक आपका है। रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आएंगे उनका नहीं है, म्यांमार से। कर्नाटक में जो सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है, तो क्या ये राजनीति नहीं है, धर्म? ये राजनीति नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं है। विवेक श्रीवास्तव 30 सेकंड। बिल्कुल सही दिया गया है, वो गरीब हैं, वो वही दलित हैं जो मुसलमान बने हैं। ये तालिबानी शासन में तो औरंगजेब के ऊपर, सुनिए बेटा, सुनो बेटा, सुनो बेटा, 30 सेकंड बोले, एक सेकंड, औरंगजेब के ऊपर एक भी हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं दिया गया, ठीक है, कंपेयर नहीं किया गया। अब सवाल है, इन्होंने कहा था कि छावा मूवी आई है इसलिए दंगे प्रसाद हो रहे हैं, तो अगर छावा मूवी ने हमें सच्चाई बताई है औरंगजेब की, तो इसमें क्या गलत करा है? इसलिए क्योंकि छावा मूवी हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। अभी फोन उठाना, जैसे ही मैं बंद करूंगा बोलना, ढूंढना सावरकर ने संभाजी के बारे में क्या लिखा, फिर पढ़ना गोलवलकर ने संभाजी के बारे में क्या लिखा, फिर पढ़ना, सुनिए, कि 100 मंदिरों वो कौन से थे जिनको औरंगजेब ने ध्यान दिया और पट्टे दिए। फिर यह भी पढ़ना कि जसवंत सिंह और जय सिंह और 80% एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ औरंगजेब का हिंदू था। कि जय सिंह और शिवाजी के बीच में बटे, नहीं डिस्कस करना, यही तो स्वामी दीपांकर कहते हैं, जब जय सिंह और शिवाजी के बीच में बटे तो क्या हुआ? नहीं, बटे क्या होता है? एक सेकंड, जवाब सुनिए, बेसिक, अरे राजा बोले 50 साल रहा हुआ इसमें, मुझे अच्छा, एक सेकंड, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं। एक भाई साहब कह रहे थे कि वो टोपी सिलता रहता था, पूरे देश का जीडीपी उसने टोपी बेच बेच कर उठा दिया। इतना गजब, इतना वाहियात बात बोलते हैं, और बोलने के बाद मुझे हैरत इस बात पर है, उसके बाद भी चर्चा से ये, मतलब कितने गर्व से कहा जाता है जीडीपी आसमान चूम रहा था, देश सोने की चिड़िया था। मगर मुझे आज तक समझ नहीं आता, अगर इतना ही सोने की चिड़िया था तो आज देश का इतिहास या देश के वो पन्ने लहूलुहान क्यों हैं? उन 4 विवेक शांत, आपके बीच में नहीं बोले, उन 4 धर्म के आधार पर उन साहिबजादों के लिए कोई 2 शब्द बोले गए इस डिबेट में? जिन 2 साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मगर मुझे हैरत इस बात की है कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए किसी बात का महिमा मंडन किया जाए कि वो मुस्लिम आक्रांता था, वोट ना छटक जाए। अनुराग जी आप शांत रहिए, आपका टॉपिक नहीं है अभी। मौलाना सार रजा, और आपसे मेरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि इस देश को इस सेकुलर सियासत ने बहुत डैमेज किया है, पॉलिटिकल डैमेज किया है, सोशल डैमेज किया है? दैट्स अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू
दो बातें जी, मेरी आदत है कि मैं कभी किसी के बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अदब से बात करता हूं मैं जी। मेरा जहन सिर्फ उस बच्ची के प्रश्न पे जा रहा है, जो उस बच्ची ने भी प्रश्न किया था। वो काउंटर क्वेश्चन करना चाह रही थी, लेकिन आप माइक उन तक नहीं पहुंच सका। उसका जवाब भाटिया साहब ने मुलायम सिंह यादव के एक स्टेटमेंट से दिया। जानते ये क्या है? एक बच्चा फेल होकर के अपने पापा के पास पहुंचा, तो उसने पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ तेरे रिजल्ट का? बोले पापा वो अपने फलाने अंकल है ना, उनका बेटा फेल हो गया। बोले तेरे रिजल्ट क्या? बोले चाचा है ना, उनका बेटा फेल हो गया। अरे तेरा क्या हुआ? बोले अपने प्रधान जी है ना, उनका भी बेटा फेल हो गया। किसका बेटा? बोले तू क्या हुआ? बोले जब प्रधान का बेटा फेल हो सकता तो तेरा बेटा कोई लाट साहब है क्या? वो भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया भाई। अरे कहीं बोल आप ही के रहे हैं। यस, अब आए अब वहां इनसे पूछा कि भविष्य क्या होगा इस देश के बच्चों का। ये कह रहे मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कियां गलती। अरे भाई ये बताओ कि पूरे भी देश में तुम्हारी सरकार है, 80 करोड़ बेरोजगार है, जिन्हें तुम्हें राशन देना पड़ रहा है। किस बात की सरकार यार? धंधा नहीं है, धर्म का नशा। अच्छा ये अबू आसिम आजमी किस पार्टी का है? किनके? अबू आसिम आजमी किस पार्टी का है? सर ये मुझसे क्वेश्चन ना करिए, बगल वालों से पूछो सर। कौन सी पार्टी का बताइए सर। मुझे ये किसने शुरू करा? सर मुझे माफ, ये सारा शुरू किसने करा? सर मुझे माफ को, वो मैंने कह दिया। एक सेकंड, वो मैंने कह दिया। ओके फैज खान, फिर गौरव भाटिया, मैं आपको बताता हूं। फैज खान, अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के, मैं आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के, ये पूरा नैरेटिव वहीं से बिल्ड हुआ, उन्होंने बोला उसके बाद। लेकिन इस सारे चीजों के लिए एक फिल्म जिम्मेदार हो सकती है? मेरा सीधा सवाल आपसे फैज खान। फिल्म जिम्मेदार इस दृष्टिकोण से हो सकती है कि उसने ऐतिहासिक फैक्ट बताया, औरंगजेब के जुल्म सितम के बारे में बताया, तो बिल्कुल ये जिम्मेदार फिल्म इस हिसाब से है कि सच्चाई पता चल गई। तो बैन होनी चाहिए फिल्म? नहीं, सच्चाई पर क्यों बैन होनी चाहिए? सच्चाई पता चल गई ना कि भाई हमारे पिताजी को, दादाजी को किसने मारा, वो पता चल गया। अब वो पता चल गया तो जिन लोगों ने मारा उनमें खलबली मच रही है कि उनकी सच्चाई पता चल गई। तो फिर औरंगजेब को टोपी सिलता था कि ऐसा करता था, और जीडीपी यानी 67 करोड़ लोग पहुंच गए जीपीएस के युग में, उस पर यकीन नहीं है। उस समय कोई टेक्निक नहीं थी, लेकिन जीडीपी हाई थी, उस पर विश्वास है इनको। कहां से टेक्निक लेकर आए? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बार बार सावरकर जी और गोलवलकर जी की बात कही जा रही है संभाजी महाराज को लेकर। एक बात अमीश भाई सिद्ध हो गई कि गोलवलकर जी और सावरकर जी निष्पक्ष मूल्यांकन यानी कि गुण और दोष दोनों पर चर्चा करते हैं, जो कि ये लोग नहीं करते हैं। ये बात सिद्ध हो गई। दूसरी बात यह सिद्ध हो गई। दूसरी क्या कहा उन्होंने? गलत बात है। क्या कहा? बिल्कुल गलत बात है। क्या कहा? एक सेकंड, नहीं ये क्या मतलब है? आप सुन लीजिए इन्होंने। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, आप मान लीजिए एकदम गलत बात। बिल्कुल गलत बात है। वो निष्पक्ष मूल्यांकन करते हैं किसी का भी। आप इस सत्य को समझ लीजिए। आप औरंगजेब एग्री करते हैं, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहे हैं। झूठा कहां से लेते हैं? ये सहज झूठा कहां से लेते हैं? संभाजी के दोष दिख रहे हैं, इन्हें दोषी दिखेंगे। आपको पता ही नहीं है। अच्छा नहीं, एक सेकंड रुके। आप माइक इधर लाइए। बिल्कुल गलत बात। एक सेकंड, एक बताइए। नहीं अभी सब शांत रहे। और अच्छा आपकी राय में औरंगजेब दोषी था कि नहीं था? देखिए वो राजा था। बस यही बात है, यही बात है। जब गोलवलकर जी और सावरकर जी निष्पक्ष मूल्यांकन कर रहे हैं, देखो पहले सुन लीजिए, महाराष्ट्र से कहना चाहता हूं, सुना ही नहीं। आप सुनकर के राजी नहीं है। पहले सुन लीजिए। आप सुनिए, मैं आपको पता भी नहीं उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने जो बोला सो आपको पता है सावरकर के व्यूज क्या है संभाजी के बारे में? आपको पता है? अच्छा आपकी राय में औरंगजेब एक आक्रांता, एक ऐसा आक्रांता था जिसने, एक क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं भाइयों को मारा, अपने भाइयों को मारा, पिता को जेल में डाला ना। देखिए सुनिए, इतिहास में राजा राजा होता है। अशोक इतिहास में चोर होता है। चुप रहिए। क्यों राजा राजा होगा? मैं 10 हिंदू राजाओं को गिना सकता हूं जिन्होंने अपने भाइयों को मारा। धर्म के आधार पे किसी राजा को सही गलत मत कहिए आप। अगर औरंगजेब गलत है तो अशोक भी गलत है, अजातशत्रु भी गलत है। अरे अपने बाप को मारा। काशी काबा होती अगर शिवाजी ना होते। काशी सुन्नत होती कहते हैं,
सुन्नत होती सबकी नात होते अगर शिवाजी। पढ़ तो लीजिए मासीरा आलमगीर, पढ़िए उनको जिन्होंने एक किताब चढ़ाइए मतलब ये चढ़ाइए। गोलवलकर का नाम लिया आप, गोलवलकर ने जो संभाजी के बारे में कहा, आचार्य दीपांकर आप एग्री करते हैं? अरे मैं ये कह रहा हूं कि भैया निष्पक्ष जी में है, गोलवलकर जी में है, लोगों में नहीं है। आप चाइना का स्वागत करते हो, चाइना करता है। गौरव भाटिया, आप नक्सलवादियों का समर्थन करते हो। गौरव भाटिया, इन्हें औरंगजेब में कोई दोष नहीं दिखा, लेकिन एक शांत होइए। मैं बोला नहीं था, देखिए ये सम्मान है, ये मैं चुप रहा, आपकी बात सुनिए। आपका सम्मान करता हूं, आप बाद में बोलिए, अब अपनी बात पे बोलिए, बात पे बोलिए, बात पे बोलिए, बात पे बोलिए। डाउन करिए आप, अभी ऐसे नहीं हो सकता, ये चर्चा नहीं हो सकती। वो बोलिए, बोलिए गौरव भाटिया प्लीज। लेकिन संभाजी महाराज में इनको दोष दिख गया, और इसकी वजह पता है क्या है? मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह। गोलवलकर ने कहा है, आपके हीरो ने, बीच में आपके हीरो ने दोष निकाला, मैंने नहीं निकाला। बीच में संभाजी में दोष प्लीज, सावरकर ने निकाला है, मैंने नहीं निकाला। देखिए ठीक है, मैं केवल एक बात कहता हूं, आप मुझे ये बताइए, सिख समाज से जो हमारे वीर भाई बहन आते हैं, जब उनका बच्चा एक किताब में पढ़ता है, पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले किताबों में मुगल कितने महान थे ये पढ़ाया जाता है, उस सिख बच्चे को क्या लगता होगा कि मेरे गुरु का सर तन से जुदा कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चों को जो कि नाबालिग थे आपने दीवार में जिंदा चुनवा दिया, उसको महान पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन सहिष्णु कितने थे, उन्होंने कोई सर तन से जुदा नहीं किया। और मैं एक बात कहूंगा, आपने बार बार कहा छावा गलत है, छावा गलत है, मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। अब सुनिए, इनके लिए मुझे याद आता है जब कश्मीर फाइल्स आई और कश्मीर से कश्मीरी पंडित विस्थापित किए गए तो इन्होंने कहा यह गलत है। फिर केरला स्टोरी आई, लव जिहाद, हिंदू बच्चियों को फंसाया जा रहा था, इन्होंने कहा केरला स्टोरी गलत है। अरे सबसे बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। मैं सिर्फ ये कहूंगा अमीर, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जो असली इतिहास है उसे पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ाएंगे। ये बच्चे यहां पर बैठे हैं, केरला फाइल और कश्मीर फाइल की बात बताई अभी गौरव भाई ने, बांग्लादेश फाइल तो लाइव चल रही है, कुछ उसके लिए जानकारी चाहिए बच्चों, सबको सब दिख रहा, मगर कहने की जरूरत नहीं है। एक हम लोग कहावत बोलते हैं, जो जीता वही क्यों बोलते हैं? सिकंदर दिमाग में चढ़ाया गया, वो मैसिडोना का चोर हमारे देश का राजा हो सकता है या योद्धा हो सकता है, योद्धा होगा। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही छत्रपति, जो जीता वही बप्पा रावल, जो जीता वही महाराणा प्रताप, जो जीता वही वीर शिवाजी, संभाजी। ये लोग राजा हैं, ये चोर हमारे राजा होंगे। और आज भी इनके नाम पर सड़कें हैं, हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, इसे मिट्टी में मिला दीजिए गौरव बाबू, तब बात बने। किस बात के हमारे नाम होंगे? मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है। नहीं, आपका तो हर चीज पर ऑब्जेक्शन है, जो इतिहास में लिखा है। नहीं, आपका तो हर चीज पे ऑब्जेक्शन है। आपका राम मंदिर पे ऑब्जेक्शन था। नहीं, ये वैसे आपका जिस चीज पे ऑब्जेक्शन था, लेकिन ये ऐतिहासिक है और ये प्रेजेंट भी है और ये फ्यूचर भी होगा। आपका जिस पे ऑब्जेक्शन था, आप जिस पे आप चैलेंज करते थे गौरव भाटिया और इनकी पार्टी को, 370 पे चैलेंज किया हो गया, राम मंदिर पे चैलेंज किया हो गया, त्रिपुरा तलाक पे चैलेंज किया हो गया, अब इस पे चैलेंज कर रहे हैं। सोचो तो क्या होगा। ओके, ये चैलेंज पे मौलाना अंसार रजा एक लाइन विवेक श्रीवास्तव के चैलेंज के ऊपर, ये चैलेंज करते रहते हैं। देखिए, हमारे मुल्क का इतिहास बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, ये जो चैलेंज कर रहे हैं उसके ऊपर मैं किसी की मैं जनरली बात कर रहा हूं। हमारे देश का इतिहास ना तो छावा फिल्म तय करेगी, ना द कश्मीर फाइल तय करेगी और ना केरल स्टोरी तय करेगी। हमारा हिंदुस्तान का इतिहास, जो हमारे मौजूदा इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि कैसे मुसलमानों को बेइज्जत किया गया है, वो याद रखा जाएगा। आपको लगता है देश में मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है? एक सेकंड, मैं मुझे बोलने तो दो, मैं मौका दे रहा हूं, मैं मुझे बोलने तो दो भाई। मुझे आप कह रहे हैं मौजूदा दौर में मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है? किया जा रहा है सर, किया जा रहा है। कैसे सर किया जा रहा है? एक मिनट आराम से, इत्मीनान से, इस पे कोई हाई पिच पे नहीं जाने की बिल्कुल नहीं। मैं 1 मिनट अंसार रजा को दे रहा हूं, फिर फैज खान को दूंगा। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, कश्मीर फाइल की बात आई, गौरव भाटिया साहब बहुत जिम्मेदार वकील भी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा, मेरे भाई 11 साल हो गया आपकी सरकार को, मुझे 5 पंडितों के नाम बताइए जिन्होंने अपने कश्मीर में जाके बसाया हो 370 हटने के बाद। काम की बात कीजिए सर, एक बात सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए, आंकड़ों के साथ देता हूं। दूसरी चीज, अरे ले लीजिए भैया, आप 5500 कश्मीरी पंडितों को वापस सबने बताया है, कहां? उनको पता ही नहीं। पार्लियामेंट में सर पार्लियामेंट में जवाब दिया
कि 5500 और सुनिए आज किसी आप की 5 नाम बता दीजिए, छोड़ दीजिए। गलत बात है। सरकार होने का प्लीज आपका हुआ, आपका हो गया, हो गया। हमें 5 नाम बता दीजिए। मैं तो दीजिए, ठीक है 5 नाम दीजिए। तो मैं 30 सेकंड लूंगा। 5 नाम दीजिए। सुनिए, पहली बात मैंने बता दिया 5500 कश्मीरी पंडितों। 5 नाम सुनिए, 5 नाम। अगर आप पढ़े सर 5 नाम बोले, ये तरीका ठीक नहीं नहीं सर 5 नाम। ये क्या है भाई, क्या सर 5 सुनिए नाम। मैं बता रहा हूँ हम आपको। 5500 नहीं, आप 5 एक बार बताइए क्या ये तरीका ठीक है? सर 5 नाम। अमित जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुनिए, आप जिम्मेदार चैनल है सर। एक बार बताइए सर, आपने पूछा ना, मैं चुप हो गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में मंत्री ने जवाब दिया है 5500 कश्मीरी पंडित वापस बचाए गए हैं। और सुनिए, और आज मैं कहता हूं, एक मिनट सुनिए, पहले एक बात सुनिए। मैं जो कह रहा हूं कश्मीर की इन्होंने बात करी, मैं एक बात और बता दूं, वहां पे पहले पत्थर चलते थे, वहां पे मस्जिदों से कहा जाता था वैसे ना बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, पूरा सम्मान करते हुए बड़ी शर्म की बात है आज हम इस मंच पे खड़े होकर हंसी मजाक में पूछ रहे हैं कि 5 नाम बताओ जिन कश्मीरी पंडितों को बसाया है उसे हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर कहा जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है, और इस शर्म की बात को मजाक उड़ा रहे हैं कश्मीरी। फैज खान ये मजाक उड़ा रहे हैं। भारत पे मुसलमान को सेकंड ग्रेड सिटीजन रखा जा रहा है, वो भी इतिहास नोट करेगा। जवाब अंसार रजा की बात। मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता है कागज लेखी, मैं तो रे सुरझावत हारा, तू देता उर्झाई रे। मोहम्मद फैज खान आंखों देखी बात कर रहा है। रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, पूरा देश 15,000 किलोमीटर 30 महीने में पैदल चला है ये मोहम्मद फैज खान। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मंदिरों में रुका, मठों में रुका, मेरा स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। अब सुनो, मुसलमानों की इतनी बेइज्जती इस देश में हो रही है, इतनी बेइज्जती इस देश में हो रही है, इनके अनुसार सर्च करो गूगल में, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में है। सर्च करो दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान या सऊदी अरब में नहीं, भारत में है। सर्च करो पूरी दुनिया में इस्लाम के तमाम फिरके, जहां शिया सुन्नी के नाम पर ईरान इराक और सऊदी अरब पर विवाद होता है, 72 के 72 को बोले दीजिए, केवल भारत में है। हर तरीके से मुसलमानों के लिए भारत स्वर्ग की भूमि है। तो फिलहाल के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। आपको मेरा नमस्कार।